नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और पहली बात तो दर्शकों से हम माफी मांगेंगे कि हम एक दो दिन नहीं आ पाए। बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है जब भी हम शो करते हैं शिव जी, तो उसमें ये होता है कि नहीं, आपकी जोड़ी बेस्ट है। कभी कभी समय की कमी होती है क्योंकि हम कोई बड़े, दोनों ही कोई बड़े पत्रकार तो है नहीं। सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। दर्शक जनता जनार्दन मालिक है, जब तक साथ देगी तो हो सकता है कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाए और हम बड़े लेवल पर आपकी बातें उठा पाए। लेकिन एक बड़ी बात है शिव जी, आज होता क्या है कि अब इस देश की राजनीतिक लड़ाई एक नए चरण में पहुंच गई। एक तरफ ताकतवर सेना, ताकतवर लोग, सारा सिस्टम उनके हाथ में, और दूसरी तरफ जो लंबे समय तक जिन्होंने राज तो किया जिनके पुरखों ने, लेकिन आज उनको बार बार अगर वो जनता और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं तो उसमें रोक टोक की जाती है। जैन जी की बड़ी बात कही जा रही है। आज की चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा। आपने कॉकरोच वालों को तो तुरंत परमिशन दे दी थी, उतरने के साथ ही परमिशन दे दी थी, नियम कायदे कानूनों को तोड़ दिया था। इस देश का जैन जी सब कुछ देख रहा है, उकसाइए मत। वो जो करना चाह रहे हैं, जो वो कहना चाह रहे हैं, आपके विरोध कर रहे हैं, आपके गलत कामों का विरोध कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। और अगर बदल नहीं सकते, अगर सुधर नहीं सकते, तो कम से कम उनको रोकने की कोशिश मत कीजिए। कौन रोक पाया है नदी और समुद्र के पानी को शिव जी? कोई नहीं रोक पाया है। रोकेंगे तो गड़बड़ होगी। अब इस देश की लड़ाई एक मनोवैज्ञानिक वॉर में पहुंचती चली जा रही है। भैया, आपने ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ दिया, उसके लिए ना जाने कौन से राजनीतिक दल का इस्तेमाल किया। अब तो पता लग रहा है कोई चिट फंड वाला कनेक्शन है। वो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। अब आप शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो बची खुची पार्टी है वो भी तोड़ना चाहते हो। मतलब आपने इस देश के कानून व्यवस्था, संवैधानिक परंपराओं का मखौल और मजाक उड़ा दिया है। और दुर्भाग्य से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब विपक्ष से मिलने के लिए टाइम नहीं है, सत्ता पक्ष के कहने पे सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो स्पीकर है, प्रधानमंत्री ने उनको स्पीकर बनाया है। लेकिन लोकसभा स्पीकर तो तब बनेंगे ना फिर से शिव जी, जब वो सांसद बने रहेंगे। क्योंकि राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि मोदी के चारों तरफ के इकोसिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। कौन कौन है मोदी के साथ? अब भाई, मोदी का साथ सबसे ज्यादा देते थे गौतम अडानी। अडानी साहब को एक एक करके वो एक्सपोज कर रहे हैं। अब अडानी साहब भागे भागे फिर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को सेट करने की, इंप्रेस करने की। दूसरे जो सबसे बड़े उनकी ताकत के स्रोत थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रियांक खड़गे ने एक लेटर लिख दिया। कांग्रेस के नेता का लेटर नहीं है शिव जी, वो एक राज्य के गृह मंत्री का लेटर है। वो सिस्टम में शामिल हो गया है। अब 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद भागवत साहब या भागवत साहब की जगह पर जो भी साहेब आएंगे, चाहे वो दत्तात्रेय होसमाले हो या कोई भी हो, उनको कागज दिखाना पड़ेगा। तो अब उनके दिल में डर पैदा कर दिया है। तीसरी चीज आप देखिए, जिस भगवान राम के नाम पर ये आगे बढ़ रहे थे, वो बाय डिफॉल्ट आ गया कि भैया भगवान राम के दान में। और एक बात मैं और बताता हूँ शिव जी, भगवान राम वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में विराजमान नहीं है, वहां बालक के रूप में विराजमान है, रामलला के रूप में विराजमान है। एक बालक रामलला भगवान श्री राम की संपत्ति में डाका डाला है। हिंदू प्रेमी और सनातन प्रेमी भी अब सोच रहे हैं। उसके बाद अब इनके साथ पूरी तरह से कौन खड़े नजर आ रहे हैं 2019 के बाद? ध्यान से देखिए, ओम बिरला साहब, लोकसभा स्पीकर, कोटा से लोकसभा सांसद है। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको सीधे बता दूं शिव जी, 2019 का लोकसभा चुनाव का डाटा मैं खोल कर बैठा हुआ हूं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 2,79,000, ध्यान से सुने मेरे दर्शक, ओम बिरला साहब जो थे वो 2.25 लाख वोटों से जीते थे शिव जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में 2.25 लाख वोटों से। और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका जो मार्जिन है वो 41,000 के आसपास जाकर रह गया। तो कहां 2.25 लाख और कहां आप समझ लीजिए कि लगभग 41,000 का मार्जिन। इससे आप समझ जाएंगे कि कोटा में पिछली बार जो है वो ओम बिरला साहब हारते हारते बचे थे। बड़ी मुश्किल से वो जीत पाए थे। 41,974 वोटों का मार्जिन था 2024 में। तो 2.25 लाख के मार्जिन को 50,000 से भी कम पहुंचा दिया। राहुल गांधी समझ गए कि एक एक करके घेरना है। तो अडानी के बाद, मोहन भागवत के बाद, उनके अधिकारी वो जो राम मंदिर ट्रस्ट चला रहे हैं उनको घेरने के बाद, आज का नंबर अब ओम बिरला का लगा दिया है। कोटा में उतर गए हैं। अगला लोकसभा इलेक्शन ओम बिरला को जीतने नहीं देंगे। और इससे बचने के लिए कोटा में क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दर्शकों को मैं ये भी बताऊंगा कि क्या अगला नंबर अमित शाह का है।
अमित शाह के खिलाफ एक बड़ी तैयारी की जा रही है शिव जी। मतलब सीधे आप सत्ता और सरकार का सबसे बड़ा जो केंद्र है उसको घेरने की तैयारी कर रहे हैं। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के कस्टोडियन, जो अपने आप को कस्टोडियन मानते ही नहीं है, उन्होंने तो सदन को अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हवाले कर दिया है। और दूसरी तरफ सरकार और संगठन दोनों चलाने वाले अमित शाह, ये दोनों अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी तैयारी, एक बड़ा भंडाफोड़। और ये कहता जाता है ना, ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में कहा जाता है शिव जी, फुटबॉल की टीम के बारे में कहा जाता है मैन टू मैन मार्किंग। तो अब यहां जो काम है वो मैन टू मैन मार्किंग की शुरू हो गई है। किस नेता को किसके ऊपर लगाया गया है, कौन सा नेता आने वाले दिनों में क्या करने वाला है, और अमित शाह के खिलाफ क्या कुछ ढूंढा जा रहा है, ये बड़ी स्टोरी हम लेकर आए हैं। दर्शकों के सामने एक एक करके तथ्यों को रखेंगे। बड़ी दिलचस्प और एक्सक्लूसिव जानकारी है जो शायद हमारे दर्शकों को कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। जी शिव। नहीं, बात तो ठीक है, हम तो इस एक्सक्लूसिव स्टोरी लाते हैं और एक्सक्लूसिव स्टोरी का ये आपके समक्ष एक तस्वीर है। इस तस्वीर को दर्शक देख लें, अभी आ रही है, फिर हम बात करेंगे कि इतना क्यों घबरा गए थे कि सुनील बंसल को कोटा भेजना पड़ गया। ये तस्वीर रेलवे स्टेशन कोटा की है, कल दोपहर की है। आज राहुल गांधी पहुंचेंगे, कल ये कोटा में रहे। तो ये कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा हम आपको खबर दे रहे हो कि नहीं साहब हवा में है। ये तस्वीर बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है और निश्चित रूप से दिक्कतें आ रही हैं। जो अभी संतोष जी ने बताया कि मार्जिन धीरे धीरे घटता गया और उन्हीं के साथी रहे कुंजुल जी ने मात्र 42,000 वोटों में सिमटा दिया सब कुछ खेल। 42,000 वोटों से ही जीत पाए अंतिम चुनाव। 41,000 ही है कुछ, उसमें अगर गहराई से देखो तो 41,000 कुछ हैं। 3 विधानसभा में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। वो तो कोटा की 3 विधानसभाओं ने इज्जत लाज बचा दी। चलिए यहां तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों घबरा रहे हैं राहुल के इस प्रोग्राम से। क्या इसलिए कोटा आरएसएस और बीजेपी की हट माना जाता है, राजस्थान में जन्मस्थली माना जाता है, और अगर वहां बीजेपी डिफीट खाती है, आज वहां 10,000 से ज्यादा बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो कोटा में पूरे देश के प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक जिले का बच्चा रहता है। संतोष जी, सवाल इस बात का है, पूरे देश में प्रचार चला जाएगा एक ही जगह से। बड़ा सटीक निशाना है ये कोटा। कोई राज्य नहीं जहां का बच्चा ना हो और कोई जिला नहीं जहां का बच्चा ना हो कोटा में। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं आपसे। अब यह संदेश चला जाएगा हर जगह, और उसके बाद जो प्रयागराज की रैली है वो तय कर देगी उत्तर प्रदेश का चुनाव। अगर वहां बच्चे बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए और उन बच्चों में जो संचार हुआ और उत्तर प्रदेश में चुनाव ऊपर नीचे हुआ, भाजपा के मंसूबे ध्वस्त हुए, तो बिहार की सरकार अपने आप बदल जाएगी। नीतीश फूफा की तरह नाराज बैठे हैं। किसी भी बीजेपी के सार्वजनिक प्रोग्राम में देखे नहीं होंगे, न बंगाल शपथ ग्रहण में, न आसाम शपथ ग्रहण में, न अभी 12 वर्ष के किसी प्रोग्राम में। नाराज बैठे हैं उपेंद्र कुशवाहा, लठ लिए, कह रहे हैं आओ निकल के, 2-2 हो जाएंगे। और ये सब चीजें पल पल बात की जा रही हैं, और इस बात करती भूमिका में बीजेपी तलाश रही है अपना स्पेस, ताकि परसीमन का बिल पूरा हो सके। अगर अगले सप्ताह कोई समाजवादी पार्टी में कोई टूट हो जाए तो बड़ी बात मत मानना संतोष जी। मंडी लगती है गाजीपुर की तरह, मंडी लगती है आनंद विहार की तरह। 5 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़, ईएमआई 1 करोड़, मतलब जैसे भी सौदा पट जाए। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि चुने हुए सांसद, माइक बंद है, माइक बंद है, बंद है, माइक खोलिए। शिव जी, समाजवादी पार्टी को लेकर आपको याद होगा 7-8 दिन मैंने पहले कहा था कि 12 सांसद तैयार हो गए हैं और एक बड़े दिग्गज नेता की खोजबीन की जा रही है जो उनका नेतृत्व कर सके, और उसके बाद वो टूट फूट की प्रक्रिया शुरू होगी। और सिर्फ इतना ही मान लीजिए, अगर वो टूट फूट की प्रक्रिया लायक नंबर नहीं जुटा पाते हैं शिव जी, 2/3 नंबर नहीं जुटा पाते हैं, तो फिर
जिस दिन वोटिंग होगी वो परिसीमन के नाम पर जो महिला के नाम पर जो परिसीमन वाला बिल ला रहे हैं, तो फिर लखनऊ से फ्लाइट उड़ेगी तो सही शिव जी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। दिल्ली एयरपोर्ट आने के लिए उड़ेगी तो सही, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर कोई टेक्निकल इश्यू बताकर उस फ्लाइट को अलवर या कहीं और जो है, या जयपुर या कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस बात की भी पूरी तैयारी है, आप इसको रख लीजिए। जहां तक आपने बिहार की बात कही, हालत ये हो गई है कि जिस बंगले को दोनों डिप्टी सीएम लेने को तैयार नहीं थे, उनको निशांत कुमार को थमा दिया गया। वो गांव देहात में कहावत होती है ना कि गाय जैसे सीधे हैं, तो उनके गाय जैसे सीधेपन होने का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो सीधे नहीं है गाय जैसे। आज लालू यादव ने मोर्चा संभाल लिया है, नीतीश कुमार पर हमला करते नजर आ रहे हैं। और लालू और नीतीश की केमिस्ट्री इतनी गजब है कि जब भी वो एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए तो मान लीजिए कि दोनों के बीच में कोई ना कोई बातचीत हुई। अब राजस्थान का देख लीजिए, कोटा की हालत क्या है। कोटा में पिछली बार ही ओम बिरला हार जाते अगर सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत गुट का लफड़ा ना चल रहा होता, क्योंकि सिर्फ 42,000 की जीत 3.25 लाख से 42 लाख पर रख दिया था। अब कोटा में राहुल गांधी का कार्यक्रम, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, और कोटा में शानदार एक रिवर फ्रंट है शिव जी। जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने बनाया था, उसमें कोई बिरला साहब का कोई योगदान नहीं है। हाँ, लेकिन कोटा में बिरला साहब ने बहुत काम किए। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं कि कोटा में प्रशासन द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम के होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। भाजपा के जब होर्डिंग कार्यक्रमों के जब होर्डिंग लगते हैं तब यह प्रशासन पूरा सहयोग देता है। कांग्रेस के कार्यक्रम के होर्डिंग हटाना घबराई हुई भाजपा का राजनीतिक षड्यंत्र है। इतना डर कि आप सुनील बंसल को भेज देते हैं, इतना डर कि आप होर्डिंग हटाते हुए नजर आते हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं, पहले कोचिंग संस्थानों को धमकियां, फिर छात्रों पर दबाव, और अब होर्डिंग हटाना। भाजपा इतनी भयभीत क्यों है? छात्रों की आवाज होर्डिंग हटाने से नहीं दबेगी। इस तानाशाही के कारण ही 17 जून को ये कल उन्होंने पोस्ट किया था, इस तरह के आरोप लगाए थे। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। दो बातें और समझिए, कोटा क्या है? कोटा भाजपा की प्राण वायु है। कोटा ओम बिरला की प्राण वायु है। ओम बिरला राजनीति में रहे या ना रहे, लेकिन कोटा में उनके पिताजी भी जनसेवक थे, वो भी जनसेवक हैं। और कोटा में अगर कोचिंग इंडस्ट्री नाराज हो जाए तो ओम बिरला साहब का राजनीतिक करियर ही नहीं, समाज सेवा के करियर पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा। और ये कोचिंग संस्थान क्यों राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं, इस बात को समझिए शिव जी। कोई भी मिडिल क्लास का बच्चा, बहुत अमीर वाले तो छोड़ दीजिए, आमतौर पर कोटा में जो कोचिंग लेने जाते हैं उसमें हायर मिडिल क्लास 10 या 20% होते हैं। 80% वो होते हैं जो किसी तरह से अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पैसे बचाकर अपने बच्चों को कोटा पढ़ने भेजते हैं। कोटा का पूरा इकोनॉमी शिव जी, मैं सीधे कह रहा हूं, कोचिंग पे टिका हुआ है। कोचिंग बंद तो कोटा की सब कुछ बंद। और ये कोचिंग इंडस्ट्री के मालिकों को अच्छी तरह से पता है, वहां के अध्यापकों को अच्छी तरह से पता है। हम और आप और हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग क्यों भेजते हैं अपने बच्चों को शिव जी? क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। और ये कोचिंग वालों को भी पता है कि माँ बाप एक सपना देखते हैं, उस सपनों को अपने बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं और बच्चों को इसलिए भेजते हैं। अब माँ बाप को ये पता लग जाए कि भैया कुछ भी कर लो, वो तो जो लीक पेपर वाले होंगे वही बनेंगे डॉक्टर इंजीनियर, बच्चे का कुछ नहीं होगा, तो क्या करेंगे वो शिव जी? आने वाले 1-2 सालों में वो बच्चों को कोचिंग भेजना बंद करके वो कहेंगे कि कोई और ट्राई कर लो, यहाँ तो हर जगह दलालों का कब्जा है। अब बच्चों को भेजना बंद करेंगे तो कोचिंग इंडस्ट्री बंद है शिव जी, बंद कोचिंग इंडस्ट्री, उनके पेट पर लात पड़ेगी। उनके लिए दुविधा की स्थिति है कि अब वो ओम बिरला का साथ, ओम बिरला के परिवार का साथ छोड़ने को तैयार हैं। तो दिल्ली में बैठ के लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर जो ओम बिरला ये फैसला करेंगे कि भैया जो टूट हो रही है वो जायज है, विपक्षी दलों की सुनेंगे नहीं, सरकार के प्रेशर में काम करेंगे, तो बहुत लंबा समय नहीं बचा है। 2029 में हो सकता है 19 में 3.25 लाख वोटों से जीत 29 में 3.25 लाख वोटों से हार के रूप में भी बदल सकती है। और इसलिए मैंने कहा ये मैन टू मैन मार्किंग की जा रही है, ओम बिरला को घेर लिया गया। अब अमित शाह की बात कर लेते हैं शिव जी। देखिए, अमित शाह बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, संगठन सरकार दोनों चलाते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमित शाह से नाराज है। ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्यमंत्री अमित शाह की कार्यशैली से नाराज हैं। ये बात भी सही है कि जेपी नड्डा नाराजगी जताने की हैसियत में थे नहीं शिव जी, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उनको भी कई बार वो दुखी हो जाते थे, और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कई बार दुखी हो जाते हैं। बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम को अगर जिस दिन मौका लगेगा कि वो अमित शाह से छुटकारा पा सके,
तो आप ये मान लीजिए कि वो सबसे पहले अमित शाह से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मौका मिलेगा कैसे? कौन रखेगा अमित शाह पर हाथ? कौन अमित शाह के खिलाफ काम करेगा? आप ये देखिए कि प्रियांक खड़गे, आप एक एक करके मैन टू मैन मार्किंग देखिए। हेमंता बिस्व शर्मा पे किसको लगाया? पवन खेड़ा को लगाया, जिनका प्रमोशन होने जा रहा है। आरएसएस और मोहन भागवत पर किसको लगाया? प्रियांक खड़गे को लगाया। राम मंदिर वाले मसले पर कांग्रेस के नेताओं और अखिलेश यादव इनको फ्रंट पर आगे कर दिया। ओम बिरला के खिलाफ खुद मोर्चा लेने जा रहे हैं। सदन के अंदर भी मोर्चा लेते थे, सदन के बाहर, और अब तो उनके गढ़ में मोर्चा लेने के लिए जा रहे हैं। अमित शाह की प्राण वायु उनका बेटा है, और बेटा बीसीसीआई। बीसीसीआई मतलब साफ फैमिली शिव जी। बीसीसीआई मतलब साफ फैमिली। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, शिव जी मैं बता रहा हूं आपको, भाजपा का एक बड़ा नेता जो मंत्री रहा है, आज की तारीख में मंत्री नहीं है, अगर उसको अगले 1 महीने के अंदर मंत्री नहीं बनाया गया तो बीसीसीआई की इतनी मोटी फाइल लेकर बैठा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के। कुछ तथ्य और भी जुटा रहा है वो, मेरे सूत्र बता रहे हैं। अब शाह साहब इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं किनकी बात कर रहा हूं। पूरी मोटी फाइल लेकर वो बैठा हुआ है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अब वो मंत्री बन जाए तो नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जहां से वो मोटी फाइल उनके पास पहुंची है, क्या उसके पास वो फोटोकॉपी नहीं होगी शिव जी? अब ये मामला बड़ा गजब है। अब इस मामले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या जो लीक होगी वो फाइल, इस देश का कोई बड़ा अखबार या इस देश का कोई बड़ा चैनल उसको चलाएगा, और जैसे ही बीसीसीआई का नाम आएगा तो उसमें जैसा का नाम आएगा, और जैसा का नाम आएगा तो उसमें अमित शाह का नाम आएगा। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, तो मैंने खुद कवर किया था जब मैं लाइव इंडिया में हुआ करता था, आईपीएल वाला मामला चल रहा था। प्रफुल्ल पटेल की बेटी जुड़ी हुई थी आईपीएल से। प्रफुल्ल पटेल सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे एनसीपी की कोटे से, और मुझे याद है कि जब एक के बाद एक बैक टू बैक मैंने वो सिविल एविएशन और उनकी बेटी का एंगल से सब खबरें करनी शुरू की, तो किस तरह से प्रेशर डाला गया। सुधीर चौधरी जी के पास फोन गया, जो हमारे संपादक थे, हमारे मालिक जो एचडीआई वाले थे महाराष्ट्र के, वो वाले प्रेशर डाले गए। वो बहुत सारी चीजें थी। 4-5 दिन बाद वो खबर रुक गई। मैंने वो खबर एक बड़े अंग्रेजी चैनल के एक बड़े पत्रकार को दे दी, हमारे यहाँ 4-5 दिन बाद रुक गई। उस अंग्रेजी पत्रकार अंग्रेजी अखबार में छपी, बवाल मच गया। उन्होंने अपने सोर्स से पता लगाया, पता लगा कि उसका भी स्रोत मैं ही हूँ, तो काफी नाराज हुए थे। तो हम तो मंत्रियों की नाराजगी लगातार झेलते ही रहते हैं शिव जी, और इन तमाम चीजों के बावजूद अब ये अमित शाह की घेरेबंदी हो रही है। अगले कुछ दिनों में ये सब चीजें आएंगी, और उसमें सिर्फ कांग्रेस की भूमिका नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी की भूमिका नहीं है शिव जी। जो ये बीजेपी के अंदर खाने जो लड़ाई चल रही है, उसकी भी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। राम मंदिर में इतने बड़े पैमाने पर दान की चोरी, लूट और डकैती हो रही है, ये खबर कहां से निकल कर आई? क्यों विनय कटियार ये कह रहे हैं कि सबके सब चोर बैठे हुए हैं? विनय कटियार भी विश्व हिंदू परिषद के नेता, बजरंग दल के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव जी, और चंपत राय भी विश्व हिंदू परिषद के नेता। विनय कटियार ये दो कहते हैं तबीयत उनकी खराब है, प्रधानमंत्री से पिछले 2-2.5-3 सालों से मिलने का समय मांग रहे हैं शिव जी। विनय कटियार को मिलने का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं, उस व्यक्ति को श्रेय नहीं दे रहे हैं जिसने राम मंदिर आंदोलन चलाया, और अब तो खुलकर उन्होंने अपनी एक वेदना कह दी। मैं तो इस प्रोग्राम के माध्यम से उनसे अपील करूंगा, विनय जी आपने बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड हमें कहते रहते हैं, आइए ऑन द रिकॉर्ड करिए। अब भगवान राम आपको देख रहे हैं, अब अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आपने ये कहा कि मैं दर्शन करने गया तो वहां जो बैठा हुआ था गेट पर व्यक्ति, राम मंदिर के अंदर जाने के लिए पास मांगा मुझसे। विनय कटियार से पास मांगा शिव जी, ये तो पब्लिकली बोल चुके हैं। अब ये सोचिए कि विनय कटियार अयोध्या के राम मंदिर जाना चाहते हैं, और उनसे वहां बैठा हुआ व्यक्ति पास मांगेगा। विनय कटियार को कौन नहीं जानता है अयोध्या में शिव जी? यह राम मंदिर आंदोलन चलाने के लिए जो कुछ भी है, कौन नहीं जानता? 6 दिसंबर को जो ढांचा ढाया गया, बृजभूषण शरण सिंह हो, यहां तक कि गुलाब चंद कटारिया हो, कई ऐसे नेता हैं जिनको लोगों को नहीं पता। अब बृजभूषण सिंह शरण कह रहे हैं कि डर लग रहा है मुझे, विनय कटियार कह रहे हैं कि मैं सारी बातें बता नहीं सकता। तो भैया बृजभूषण शरण सिंह हो या विनय कटियार हो शिव जी, क्या आपको लगता है कि यूपी के किसी नेता से डरेंगे? आपको लगता है शिव जी कि यूपी के किसी नेता से डरेंगे? इसका मतलब है कि कोई बड़ा मामला है, कोई बड़ा आदमी है। लेकिन ये मैन टू मैन मार्किंग की कहानी, आप ये समझ लीजिए कि अब चीजें एक एक करके खुलने वाली है। और एक बात तो मैं हमेशा कहता हूं, भगवान राम का पैसा लूटा गया है शिव जी, डकैती की गई है, भगवान राम कभी माफ नहीं करेंगे इनको। अब देखते हैं क्या होता है, राम माफ करते हैं कि नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि राम ने अगर जनता पर अपनी निगाह फेर दी तो जनता माफ नहीं करेगी। जनता के सामने जनता का पैसा दान का चुरा लिया,
तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं और इन गंभीर बातों पर एक बड़ा सिस्टम है जो आज तक नहीं हुआ। जनता चाह रही है कि आप हमें न्याय दो। प्रभु श्री राम का चंदा चुरा लिया, चंदा इसलिए चुरा लिया, वो राम को लाए थे तो राम का चंदा भी ले जा रहे हैं। नहीं शिव जी, मैं एक माफी के साथ एक कहूंगा, चंदा मत यूज कीजिए, दान। हाँ, चंदा नहीं था। तो राम को लाए थे तो दान ले गए। और वो लोगों का चंदा नहीं था, वो भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला की संपत्ति थी, क्योंकि हम और आप जो मंदिर में चढ़ा कर आते हैं वो भगवान की संपत्ति हो जाती है। उन्होंने हिंदुओं का पैसा नहीं लूटा, भगवान राम की संपत्ति को लूटा है, और उसको लूट नहीं कहेंगे, उसको डकैती कहेंगे। सिर्फ चलिए अब देखते हैं, अब इस सब वीडियो को जनता के हवाले करते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि हमारी बात सही है, संतोष जी की बात सही है, तो फिर इस वीडियो को आगे बढ़ा देना, और आपको लगता है कि गलत है तो फिर हमें कमेंट लिख के बताना कहाँ आप यहाँ गलत हो। हम आपके कमेंट का स्वागत करते हैं, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और निश्चित रूप से फॉलो अप देते भी हैं और देने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों की बात उठे। लेकिन सवाल तो है, अगर आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े हुए आज, तो कल फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल बच्चों का है, बाकी आप जानो, आपका काम जाने करोगे भाई जो आपके मन में होगा। संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों से सिर्फ इतना ही कहूंगा, हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, सोचिए, समझिए, फैसला कीजिए। आरएसएस हो या मोहन भागवत हो या नरेंद्र मोदी हो, ये हिंदू धर्म का पर्याय नहीं है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म इनसे नहीं है, ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म से हैं, और हम सब भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं, और हम सबको सवाल पूछना चाहिए, सवाल पूछने का हक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार। धन्यवाद।